अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। कंपनीज़ एक्ट 2017 का सेक्शन 426 इसका टाइटल है इजी एग्ज़िट ऑफ अ डिफंक्ट कंपनी। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप इजीली एक डिफंक्ट कंपनी को बहुत लंबे प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बग़ैर उसको क्लोज़ करवा सकते हैं। इस हवाले से हम न सिर्फ कंपनीज़ एक्ट 2017 की सेक्शन 2426 भी पढ़ेंगे, बल्कि उसके साथ ही जो इजी एग्ज़िट रेगुलेशंस हैं हम उसका भी थोड़ा सा रेलेवेंट सेक्शन देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 426 इजी एग्ज़िट ऑफ अ डिफंक्ट कंपनी। A company which ceases to operate and has no known assets and liabilities may apply to the registrar in the specified manner, seeking to strike its name off the register of the companies on payment of such fees mentioned in the 7th schedule। इसमें सब सेक्शन 1 ये कहती है कि कंपनी जो कोई ऑपरेशंस नहीं कर रही है, उसके कोई एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी नहीं हैं और वो डिफंक्ट है, यानी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज डिफंक्ट बाय SECP, तो वो अप्लाई कर सकती है कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दिया जाए, स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए, और उसकी कुछ स्पेसिफिक फ़ी है जो उसने पेमेंट करनी है अंडर 7th schedule। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन, द रजिस्ट्रार being satisfied may publish a notice in terms of subsection 3 of the section 425 of this act in the official gazette, and stating that at the expiration of 90 days from the date of that notice, unless cause is shown to the contrary, the name of the applicant company will be struck off the register of companies and the company will be dissolved. Such notice shall also be posted on the Commission's website। तो सेक्शन 425 डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनीज़ यानी डिफंक्ट कंपनीज़ की डिसोल्यूशन के हवाले से है। तो उसमें उसके मुताबिक, यानी उसकी सब सेक्शन 3 के मुताबिक पहले तो रजिस्ट्रार एप्लीकेशन को एग्ज़ामिन करेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो वो फिर एक नोटिस पब्लिश करेगा ऑफिशियल गज़ट में, और उसमें ये कहा जाएगा कि 90 दिन यानी 90 डेज़ की एक्सपायरी के बाद, यानी नोटिस की पब्लिश होने के 90 दिन के बाद वो कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, उसका नाम काट दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज से, और वो कंपनी डिज़ोल्व हो जाएगी, अनलेस द कॉज इज़ शोन टू द कंट्रेरी। अब 90 दिन के अंदर अंदर अगर कोई रीज़न ऐसी मिलती है, या कोई चैलेंज ऐसा मिलता है, या कोई कंप्लेंट ऐसी मिलती है कि ये कंपनी ऑपरेशंस में है, या ये कंपनी कोई एसेट्स ओन करती है, तो अगर ये नहीं तो फिर उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, और ये नोटिस कमीशन की वेबसाइट पे भी डिस्प्ले किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। यानी कि कमीशन मींस SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी ये नोटिस पब्लिश कर दिया जाएगा, और 90 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी डिज़ोल्व हो जाएगी। सब सेक्शन 3 कहता है, at the expiration of the time mentioned in the notice, the registrar may, unless any objection to the contrary is received by him, strike its name off the register and shall publish a notice thereof in the official gazette, and on the publication of such notice the company shall stand dissolved। तो नोटिस में जो टाइम पीरियड मेंशन्ड है, यानी 90 डेज़,
वो गुजर जाते हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो वो रजिस्ट्रार उस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से डिलीट कर देगा और एक नोटिस ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करेगा, और जो ही ये नोटिस पब्लिश होगा वो कंपनी डिसॉल्व्ड डिक्लेयर होगी। प्रोवाइडेड दैट the liability, criminal, civil or otherwise, if any of the every director, officer or member of the company shall continue and may be enforced as if the company had not been dissolved। इसमें प्रोवाइज़ो है जिसमें यह है कि किसी किस्म का कोई क्रिमिनल, सिविल या अदर कोई क्राइम अगर होता है या कोई केस होता है तो डायरेक्टर, ऑफिसर या मेंबर ऑफ द कंपनी के ऊपर कोई जो ऑफेंस है या पेनल्टी है वो उसी तरह लगेगी जैसे ये कंपनी अभी तक ऑपरेशन में है। तो ये सेक्शन 426 है। और इसी तरह अगर हम SECP की वेबसाइट के ऊपर देखें तो इजी एग्ज़िट रेगुलेशंस हैं, उसमें समरी दी हुई है कि कैसे एक कंपनी, डिफंक्ट कंपनी जो है वो इजी एग्ज़िट रेगुलेशंस के मुताबिक वो डिज़ोल्व की जा सकती है। All the private and public unlisted companies including associations not for profit licensed under section 42 of the Companies Ordinance 1984 can file application for striking their name off the register of companies under Companies Easy Exit Regulations 2014 except the following। मैंने कहा जी पब्लिक, प्राइवेट यानी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज़ और प्राइवेट कंपनीज़ और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ जो अंडर सेक्शन 42 रजिस्टर होती हैं वो अप्लाई कर सकती हैं इजी एग्ज़िट रेगुलेशन के तहत अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज से निकालने के लिए या डिज़ोल्व करने के लिए। लेकिन कौन कौन सी कंपनीज़ नहीं कर सकती वो हैं जी सब्सिडरीज़ ऑफ लिस्टेड कंपनीज़, यानी लिस्टेड कंपनीज़ की सब्सिडरीज़, फॉरेन कंपनीज़ यानी फॉरेन कंपनीज़ भी नहीं कर सकती, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइसेंस्ड अंडर द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2013, तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नहीं कर सकती, कंपनीज़ विच हैव लाइबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग इन रिलेशन टू एनी लोन ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टैक्सेस, यूटिलिटी बिल्स और एनी ओब्लिगेशंस टूवर्ड्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट पार्टीज़। तो ऐसी कंपनी जिनकी लाइबिलिटीज़ हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक की तरफ, या कोई टैक्स उसने पे करना है या यूटिलिटी चार्जेस उसने पे करने हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्राइवेट पार्टीज़ की तरफ कोई ओब्लिगेशंस हैं उनकी, तो वो भी इन रेगुलेशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकती, यानी वो भी डिज़ोल्व नहीं की जा सकती अंडर इजी एग्ज़िट रेगुलेशंस। ऐसी कंपनीज़ against which the investigation, inquiries or inspections are either pending or are in the process of initiation, or any matter under the prosecution or pending before the court or any other competent authority। ऐसी कंपनी जिनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरीज़, इन्वेस्टिगेशंस या इंस्पेक्शंस चल रही हैं, पेंडिंग हैं अभी या शुरू होने वाली हैं, या प्रोसिक्यूशन चल रही है उनकी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, तो वो भी इन रेगुलेशन के तहत वाइंड अप नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है कंपनीज हैविंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग मैनेजमेंट और शेयर होल्डिंग। ऐसी कंपनीज जिनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है मैनेजमेंट के हवाले से या शेयर होल्डिंग के हवाले से, वो भी इजी एग्ज़िट रेगुलेशंस के तहत डिज़ोल्व नहीं हो सकती अनलेस कि वो उनका मैटर रिजॉल्व हो जाता है। कंपनीज फाउंड इन्वॉल्व इन इलीगलिटीज़ और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, तो ऐसी कंपनीज जो इलीगल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकती। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, मार्केटिंग या हाउसिंग कंपनीज वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। नंबर 9 पे है कंपनीज इन्वॉल्व इन सोलिसिटिंग पब्लिक deposits and repayment thereof or delivery of promised goods or services there against is yet not completed। तो ऐसी कंपनीज जो पब्लिक डिपॉज़िट लेती हैं, पब्लिक से डिपॉज़िट लेती हैं और
उनकी रीपेमेंट या डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो वो भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकती। इन कंपनीज़ के अलावा बाकी तमाम कंपनीज़ चाहे प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं, वो इजी एग्ज़िट रेगुलेशन के तहत वाइंड अप की जा सकती हैं। अब स्टेप 2 इसमें है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। उसमें मैनुअल अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन होती है, एक मेंबर्स रेजोल्यूशन होती है, यानी एप्लीकेशन जो फॉर्म EE1 है, मेंबर्स रेजोल्यूशन फॉर्म EE2 है, डिक्लेरेशन या इंडेमनिटी वो फॉर्म EE3 है, और एक ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट है वो EE4। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने होते हैं। लेकिन अब ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप वहीं पे ये चीज़ें फिल करके चीज़ें अटैच कर सकते हैं। स्टेप 3 वो है पेमेंट ऑफ फ़ीस। कंपनीज एक्ट का अभी मैंने आपको बताया था कि फ़ीस जो हैं वो अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो वो 5000 रुपीज़ है इसकी फ़ी, और अगर आप मैनुअल सबमिशन करते हैं तो इसकी फ़ी 10,000 है। और नोट्स इसमें यह है कि द फ़ी फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द डॉक्यूमेंट्स फॉर विच द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग और लॉजिंग द डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। अगर कोई डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल ना हुई तो फिर उस पर मैनुअल फ़ीस अप्लाई होंगी, लेकिन अब ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इस तरह 90 डेज़ के अंदर आपकी कंपनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी थ्रू कंपनीज इजी एग्ज़िट रेगुलेशंस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी, बेनिफिशियल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।